हेलो। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आप सभी का स्वागत है लेट्स क्रैक यूपीएससी सीएसई हिंदी में। जैसे कि आपको सबको पता है कि हम अनअकैडमी की अगर बात करते हैं तो अनअकैडमी भारत का सबसे बड़ा संस्थान बन के उभरा है ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के रूप में। देखिए, हमारे प्लेटफॉर्म से जुड़ने से आपको क्या-क्या फायदे होंगे, क्या-क्या मिलेगा, जरा उसके बारे में हम थोड़ा सा बात करें। सबसे पहले कि जैसे कि मैं डेली बोलता हूँ कि मेरे इस हमारे इस प्लेटफॉर्म में जुड़ने से आपको मोर देन 40 क्लासेस लाइव मिलता है, जो कि हर किसी प्लेटफॉर्म पे ये नहीं होता है। माना कि अगर आपको किसी एक टीचर से सब्जेक्ट समझ नहीं आता है तो आप दूसरी जगह क्या कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं। वहीं दूसरी से आपने क्या है, थ्योरी में क्या पढ़ा, उस थ्योरी को उसको क्या करने के लिए, एक तरीके से समझने के लिए कि आपने क्या पढ़ा क्या नहीं पढ़ा, तो हमारे इस प्लेटफॉर्म में डेली लाइव टेस्ट क्विजेस करवाए जाते हैं। डेली ये लाइव टेस्ट क्विजेस होते हैं। ठीक है। साथ ही साथ स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज होंगे। क्या होंगे? जो कोर्सेज स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में होते हैं और अनलिमिटेड एक्सेस करवाई जाती है, अनलिमिटेड एक्सेस होती है। मतलब कि आपने एक बार सब्सक्राइब कर लिया तो एक निश्चित टाइम पीरियड तक जो आपका एक्सेसिबिलिटी होगी वो अनलिमिटेड होगी। आप किसी भी टीचर से कभी भी कहीं भी पढ़ सकते हैं। ठीक है। इसके साथ साथ बात करें तो हमारा अनअकैडमी का लर्निंग ऐप है, जो कि अनअकैडमी लर्निंग ऐप बोलते हैं। इसको आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो और यहाँ से अपनी पढ़ाई को बेहतर कर सकते हो। साथ ही साथ जैसे कि मेरा नाम देवी सिंह है, आपको पता ही है, मैं इंडियन इकोनॉमी पीटी और मेंस के लिए पढ़ाता हूँ, हिस्ट्री ऑप्शनल पढ़ाता हूँ यूपीएससी के लिए, और एक और ऑप्शनल सोशियोलॉजी पढ़ाता हूँ। साथ में मैं जो करंट अफेयर्स और भी कुछ चीजें जैसे कि सोशल इशू, ये मेरा तो नहीं, ये जो टेलीग्राम ये लिंक है, ये कोई पर्सनल नहीं है, यानी इसको ऑन अनअकैडमी करता है। तो इसमें जितना भी मेरा मटेरियल्स है हैंड रिटन, वो सारा सब कुछ यहाँ उपलब्ध करवा दिया जाएगा। ठीक है। इसके साथ साथ आप देखोगे कि जो अनअकैडमी, ये अनअकैडमी में ही जैसे कि जो ऐप है वहां भी मैं पढ़ा रहा हूँ, वहां भी 2 बजे क्लास चलेगी। और वहां दूसरा यदि इकोनॉमी चलती है, उसका जो टाइम होता है 2 बजे होता है। इसके बाद शाम में 6 बजे क्लासेस चलती है, वो आज उसकी तीसरी क्लास होगी। हाँ, आज तीसरी क्लास होगी इंडियन पॉलिटी की पीटी के लिए। और साथ में आपको पता है हिस्ट्री ऑप्शनल एक दूसरे चैनल पे पढ़ा रहा हूँ, अनअकैडमी के ही दूसरे चैनल पे। तो आप हमसे जुड़ करके अपनी पढ़ाई को क्या कर सकते हो, बेहतर कर सकते हो। हमारे इस प्लेटफॉर्म में भारत की टॉप फैकल्टी जुड़ी हुई है, इनसे भी पढ़ के आप अपनी पढ़ाई को बेहतर कर सकते हो और सिलेक्शन पा सकते हो। साथ ही हमारे इस प्लेटफॉर्म में मोर देन 50,000 अगर बात करते हैं तो 15,000 से ज्यादा कोर्सेज अपलोडेड फॉर्म में पड़े हुए हैं, जो कि हर एक सब्जेक्ट की बात करें तो करीब मोर देन 10 सब्जेक्ट क्या है, अपकमिंग सब्जेक्ट है, जो आ रहे हैं, जो बैचेज स्टार्ट हुए हैं। अगर हम साथ साथ बात करते हैं तो इसमें आप देख सकते हो कि भाई ये जो देखिए आप एक हमारा प्रोग्राम है प्लस प्रोग्राम। इस प्लस प्रोग्राम के अंतर्गत ये मेरा कोड है DBYT, इसको यूज करके 10% डिस्काउंट प्राप्त करोगे। और मैं आपको देखिए जो भी सारी सुविधाएं मिलेंगी ही, लेकिन मैं पर्सनल असिस्ट करूंगा अगर आप इस कोड को यूज करते हैं। साथ ही साथ देखिए इसमें आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा। जैसे कि आप मान लो कि मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप आईएएस एस्पायरेंट है तो भाई 12 माह से 36 माह तक क्या करें, इसका सब्सक्रिप्शन ले, क्योंकि ये यूपीएससी की परीक्षा लॉन्ग लास्टिंग परीक्षा है। और इसमें आप समझ पाओगे कि ये टाइम थोड़ा सा टाइम टेकिंग होता है, तो आपको सबसे बेहतर यही होगा। सच मान लो कि 36 माह की जो फीस है 90,000 है, जो कि जल्द हाइक होने वाली है। 10% डिस्काउंट के बाद आपको ये फीस 81,000 पेड करनी होगी। इसके तहत आप अगर सब्सक्रिप्शन लेते हो तो आपको लाइव टेस्ट सीरीज, अनलिमिटेड प्रैक्टिस, स्ट्रक्चर्ड शेड्यूल, ये पर्सनल कोच, डेली मेंस आंसर राइटिंग प्रैक्टिस, स्टडी स्टडी प्लानर, ये सारी चीज आपको मिलेगी। दूसरा प्रोग्राम हमारा आइकॉनिक का है, जो कि हम नेक्स्ट स्लाइड पे देखेंगे। ये आप ये देख पा रहे हो, ये जो आइकॉनिक का प्लान है, इस आइकॉनिक के प्लान के अंतर्गत आप देखोगे ये 12 माह से 36 माह तक का प्लान है। ये अगेन ये मेरा कोड है DBYT को यूज करोगे 10% डिस्काउंट आप प्राप्त कर सकते हो। इसमें भी सारी जो चीजें हैं वो इसमें आप देख पा रहे हो, वो उपलब्ध हैं। इससे इसको ज्वाइन करने के बाद आपकी सारी समस्याएं क्या हो जाएंगी, डिसॉल्व हो जाएंगी। तो सारी समस्याओं से निजात पाने के लिए आप इसमें जुड़ सकते हो। आपको पर्सनल कोचेस उपलब्ध करवाए जाएंगे, पर्सनल स्टडी, वीकली स्टडी प्लान होगा, आप क्या पढ़ रहे हो क्या नहीं पढ़ रहे हो, उनका प्रॉपर इवैल्यूएशन होगा, उनका मूल्यांकन किया जाएगा।
ठीक है ना। इसके साथ साथ हमारे कुछ जैसे कि ऑप्शनल में हिस्ट्री ऑप्शनल पढ़ाता हूं, तो जो बच्चे जुड़ना चाहते हैं तो शाम में 4 बजे क्लासेस चलती है। और आप मान लीजिए कहीं से जीएस कर लिया है, कोई बात नहीं है, ऑप्शनल के लिए भी हमारे पास प्लान है। ये ऑप्शनल के लिए प्लान है, इसमें भी आप मेरा इस कोड को यूज करके 10% डिस्काउंट क्या कर सकते हो, प्राप्त कर सकते हो। साथ ही साथ हमारे इस प्लेटफॉर्म में लगातार कंपटीशन होते रहते हैं। कुछ एक और बैच है जो स्टार्ट होने को है, जैसे कि हमारी यूपीएससी प्रीलिम्स के 2021 का करीब 6 माह बचा है, तो उसके लिए डेडिकेटेड बैच है, कुछ भी स्टार्ट हो रहे हैं। ठीक है, इसके साथ साथ अगर हम बात करते हैं, जैसे कि आप ये देख रहे हो कि ये बैच है, देखो ये बैच है, इसके साथ साथ और जो बैचेस हैं, तो ये सारे बैचेस क्या हैं, ये मतलब 1 साल के लिए बैचेस हैं, तो आप इनसे जुड़ करके अपनी पढ़ाई को बेहतर कर सकते हो। ठीक है ना। तो हमने यहाँ तक चीजों को देखा। इसके बाद देखेंगे, जैसे कि मैं आइकॉनिक के लिए बताया था भाई कि आइकॉनिक का क्या होता है, ये रेट हाइक होने वाला है, तो जल्द से जल्द आप जुड़ के अपनी पढ़ाई को बेहतर कर लो, अपने एग्जाम की तैयारी बेहतर कर लो, ताकि आप एग्जाम क्रैक हो सके। अब देखो कि आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन के बाद आपको क्या फायदे होंगे, कनेक्ट विद द पर्सनल कोच, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। देखिए हर जगह क्या होता है कि आप अगर कोचिंग ज्वाइन करते हो तो बहुत सारी समस्याएं होती हैं, आप चीजों को डिसाइड नहीं कर पाते हो, आपको क्या रखना, ऑप्शनल सब्जेक्ट क्या रखना चाहिए, आपको सारे सब्जेक्ट का पढ़ने का अप्रोच कैसा होना चाहिए, तरीका कैसा होना चाहिए, ये चीजें बहुत ज्यादा मैटर करती हैं। तो आइकॉनिक के अंतर्गत जो मेरा की देवी वाईटी ये कोड है, मैं जरूर यहाँ मिलूंगा, देवी वाईटी ये कोड है, इसको आप यूज करके 10% डिस्काउंट प्राप्त करोगे, और इसमें आपको डायरेक्टली पर्सनल कोच प्रोवाइड करवाया जाएगा, वही मेंस टेस्ट सीरीज और इवैल्यूएशन जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, और उसके साथ साथ इसमें कस्टमाइज जो स्टडी प्लानर। ठीक है, इसके बाद अटेंड स्टडी बूस्टर सेशन, ये सारी चीजें, प्रैक्टिस आंसर राइटिंग प्रैक्टिस, और ये सारा सब कुछ क्या है, करवाया जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। आपको ध्यान होगा जो हमारा कल का जो चैप्टर था इंडियन इकोनॉमी में, लास्ट चैप्टर, हम ऑन टैप बैंकिंग लाइसेंसिंग पढ़ रहे थे। क्या पढ़ रहे थे भाई, ऑन टैप बैंकिंग लाइसेंस। तो एक बार इसे रिवाइज करते हुए आगे बढ़ूंगा कि भाई ये ऑन टैप बैंकिंग लाइसेंस क्या है। स्टार्टिंग में जब मैंने बैंकिंग सिस्टम स्टार्ट किया था, तो बैंकिंग सिस्टम स्टार्ट करते वक्त मैंने बताया था कि भाई देखो, एक शेड्यूल बैंक होता है, एक नॉन शेड्यूल बैंक होता है, लेकिन जो शेड्यूल बैंक होता है, शेड्यूल बैंक आरबीआई के कंट्रोल में होता है, आरबीआई इसको नियंत्रित करती है। तो अगर शेड्यूल बैंक की स्थापना होती है, तो आरबीआई अधिनियम 1934 के सेकंड शेड्यूल में दूसरी अनुसूची में क्या होता है, लिस्ट करवाना होता है। अगर कोई भी बैंक जो शेड्यूल बैंक है अपने कारोबार बंद करके वो जाना चाहती है तो जाए, लेकिन उसको सेकंड शेड्यूल से निकाल दिया जाएगा। क्या है, उसको सेकंड शेड्यूल से निकाल दिया जाता है। तो ये अनुसूचित बैंकों के लिए जो ऑन टैप बैंकिंग लाइसेंस, अगर आप बैंकिंग का लाइसेंस, बैंकिंग सिस्टम में अगर बैंक कोई खोलना चाहते हैं, लाइसेंस लेना चाहते हैं, तो उसी के लिए ऑन टैप बैंकिंग लाइसेंस की व्यवस्था करी गई है। देखो होता क्या था पहले कि आरबीआई टाइम टू टाइम पहले गाइडलाइन जारी करती थी, दिशा निर्देश जारी करती थी, और उन दिशा निर्देशों को फॉलो करते हुए जिनको इसमें बैंकिंग क्षेत्र में जो व्यक्ति निवेश करना चाहते थे, तो वो उस टाइम का वेट किया करना होता था। ठीक है, और उस टाइम निश्चित टाइम ड्यूरेशन के अंदर ही उन्हें अप्लाई करना होता था, और उन्हें अगर स्वीकार होता था जो उनका आवेदन है, तो उन्हें क्या लाइसेंस मिल जाता था, अन्यथा लाइसेंस नहीं मिल पाता था। इसी के अंतर्गत आप देखोगे कि कुछ बैंकों की स्थापना 2002 में, फिर 2016 में, 2014 में कुछ बैंकों की स्थापना करी जाती है, लेकिन बाद में ये सारे नियम क्या होते हैं, बदल जाते हैं। और ये देखिए इस समय पढ़ा चुका हूं, ध्यान रखिएगा अगले पिछले लेक्चर में। तो 2016 में एक नई व्यवस्था लाई जाती है, और ये नई व्यवस्था ही ऑन टैप बैंकिंग लाइसेंस होती है। अब इसमें क्या है, मैंने इससे पहले पुरानी व्यवस्था बताया कि भाई अगर आप निवेश करना चाहते हो तो आपको गाइडलाइन की, यानी जो आरबीआई की गाइडलाइन है, उस समय उसके जो आवेदन जो मतलब एक तरीके से जब वो आवेदन डालती थी तभी पॉसिबल था, इससे पहले नहीं आप कर सकते थे अप्लाई, अगर बैंकिंग सिस्टम में आपको लाइसेंस चाहिए था। लेकिन ये जो सुविधा बदली लाइसेंस की बैंकों की, ऑन टैप लाइसेंसिंग की 2016 में, तो इसके अंतर्गत क्या कहा गया भाई कि देखो आप कभी भी अप्लाई कर लो, अगर आप योग्य आवेदक हो तो आपका जो फॉर्म है वो एक्सेप्ट कर लिया जाएगा, अन्यथा सस्पेंड कर दिया जाएगा। तो अब इसमें कोई ऐसा टाइम बाउंड नहीं है कि आपको इतने ही टाइम पे करना है। अगर आपको लगता है कि यू आर एलिजिबल, देन यू विल अप्लाई, ठीक है ना, तो आप अप्लाई कर सकते हो, अगर आपको लगता है आप कैपेबल हो।
लेकिन इसके लिए और भी कुछ, तो इसी को ऑन टेप बैंकिंग लाइसेंस कहा गया। मतलब क्या कहा गया, एक जो योग्य आवेदक है वो कभी भी बैंकिंग में क्या कर सकेगा, जो अपने आवेदन को, यानी अब वो आवेदक जो अपने आवेदन को आरबीआई के साथ सबमिट कर सकेगा, वहां ये दे सकेगा। लेकिन इसके लिए कुछ और भी दिशा निर्देश है, बस इतना नहीं कि कौन व्यक्ति को मिलेगा कौन व्यक्ति को नहीं मिलेगा, जरा ये सुन लीजिएगा। कल की क्लास में मैंने इसके बारे में डिटेल से बात करी थी, उस क्लास को ले लीजिएगा। इस वजह से आपको लगता होगा कि सर बहुत एकदम बुलेट ट्रेन की तरह चल रहे हैं। बुलेट ट्रेन की तरह चलने की वजह भी है क्योंकि मैंने पिछले लेक्चर में इस चीज को बात, इसकी चीज यानी ऑन टेक्निकल लाइसेंस, इस चीज के बारे में डिटेल से बात किया था। तो अब ऐसा कि हम तेजी से बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे, है ना। तो देखिए, मैं जैसे कि आपको लास्ट टाइम बताया था कि भाई होता क्या है, कई बार आप देखोगे कि इसके अंतर्गत मैं आपको बता रहा था कि लाइसेंस किसे किसे दिया जाएगा और कैसे उसकी क्या एलिजिबिलिटीज होगी। तो भारत में किसी भी औद्योगिक इकाई को लाइसेंस नहीं दिया जाएगा, ठीक है। मान लो किसी भी औद्योगिक इकाई को, वैसा जिसका कि कोई औद्योगिक इकाई, मैं बताऊंगा कि कौन कौन सी औद्योगिक इकाई को लाइसेंस नहीं दिया जाएगा। लेकिन भारतीय औद्योगिक इकाइयों में भी ऐसा नहीं कि सभी को नहीं लाइसेंस दिया जाएगा। जिसका औद्योगिक घराना पहले से स्टैब्लिश है उसे नहीं दिया जाएगा, जैसे कि अंबानी अडानी ये लोग हैं। लेकिन इससे पहले किसे दिया जाएगा ये जरा सुन लो, एलिजिबिलिटीज मतलब क्वालिफिकेशन सुन लो, फिर आपको खुद ही समझ आएगा। देखो, भारत में जो कोई भी औद्योगिक जो इकाई है, अगर उसको कम से कम 10 सालों का अनुभव है इस क्षेत्र में और उसका इतिहास साफ सुथरा है, उसने कभी भी ऋण को एनपीए नहीं करा है, कभी भी फ्रॉड नहीं करा है, सारी अपनी जो रिश्वत है वो अपने टाइम टू टाइम करती रही है, तो क्या कर सकता है वो व्यक्ति, वो औद्योगिक इकाई अप्लाई कर सकती है। ध्यान रखिएगा, वो औद्योगिक इकाई अप्लाई कर सकेगी। लेकिन एक व्यक्ति भी अगर चाहे तो वो भी अप्लाई कर सकता है। साथ में एनबीएफसी भी अप्लाई कर सकती है। तो एनबीएफसी, अगर आपको भी 10 सालों का अनुभव है इस क्षेत्र में, तो आप भी आवेदन कर सकते हो। रुको, अभी इतना ही नहीं कि आपको भी 10 साल का अनुभव है बैंकिंग क्षेत्र में, तो जाके आवेदन, पहले और भी टर्म्स एंड कंडीशन सुन लो, फिर बाद में आवेदन करने जाना। लगता है आप लोग जल्दी में है ना, मुझे तो लग रहा है कि जल्दी में है। चलिए, एक औद्योगिक समूह देखिए, जैसे कि एक औद्योगिक समूह जो एक घराना जो मान लो कि जिसका साफ सुथरा इतिहास है, वो क्या करेगा, इसमें अप्लाई कर सकेगा। इसके साथ साथ देखोगे कि बैंकों की स्थापना के टाइम कम से कम 500 करोड़ रुपया होना चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। अब आप लोगों के दिमाग में तोते उड़ गए होंगे, क्योंकि मैंने बताया कि भाई आप अगर आपको 10 साल का अनुभव है, बड़ी चीज नहीं है, हो सकता है आप बैंकिंग क्षेत्र में काम कर रहे हो, ठीक है। लेकिन 500 करोड़ लेके कहाँ आएंगे, क्योंकि हम तो एक मिडिल क्लास फैमिली के लोग हैं। तो भैया, बैंकों की स्थापना के लिए कम से कम 500 करोड़ रुपया पेडअप कैपिटल चाहिए। पेडअप कैपिटल बार बार तो नहीं बताऊंगा, आपने पिछली क्लासेस में कितनी बार बताया कि पेडअप कैपिटल अर्थात प्रदत्त पूंजी क्या होती है, और अब उम्मीद करता हूं कि आप पेडअप कैपिटल समझ गए होंगे। यदि अगर लाइसेंस जो होता है 18 माह के लिए, देखो जब लाइसेंस मिल जाता है तो 18 माह के लिए मतलब मान्य होगा। आपको 18 माह के अंदर क्या करना होगा, आपको अपना बैंक खोलना होगा, उसकी स्थापना करनी होगी। साथ ही साथ 6 वर्षों के भीतर अपने बैंक को अगर लाइसेंस मिल जाएगा तो स्टॉक एक्सचेंज में क्या करवाना होगा, सूचीबद्ध करवाना होगा। ये अपना एक अलग इंपॉर्टेंट क्या है, फैक्टर है। अगर एक औद्योगिक समूह या औद्योगिक घराना आवेदन के लिए आवेदन करेगा, तो उसका आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा, उसको क्या है, उसको सस्पेंड कर दिया जाएगा। और ये क्यों कर दिया जाएगा, इसके पीछे के आप लॉजिक सुनिए। लेकिन इनके लिए एक दूसरी व्यवस्था करी गई है। मान लो जैसे कोई अंबानी है, कोई अडानी है, कोई क्या है, टाटा है, और ये लोग क्या है, बैंकिंग क्षेत्र में लाइसेंस लेना चाहते हैं, तो आरबीआई कहेगी कि भाई देखो, आप औद्योगिक घराने हो, आपके खुद की बड़ी कंपनियां हैं, बड़े एमएनसीज हैं, और ये पब्लिक का पैसा आप लोगे और अपनी कंपनी में लगा दोगे, तो ये तो लॉस हो जाएगा, तो ये तो गड़बड़ हो जाएगा पूरा, है ना। तो ये मिसमैच हो जाएगा। इसके चलते इनके लिए कोई व्यवस्था नहीं करी गई है, इनको लाइसेंस नहीं प्रदान किया जाएगा। लेकिन इनके लिए दूसरी व्यवस्था है कि अगर कोई भैया पहले से बैंक है, पहले से कोई बैंक चल रहा है, और आप चाहते हो कि नहीं आपका नहीं बनेगा, तो ये तो थोड़ी सी आपको भी राइट्स होने चाहिए। तो आप उन पुराने बैंकों में 10% का शेयर खरीद सकते हो, जो कि मैंने ऑलरेडी बता ही दिया है। जब मैं बैंक विदेशी निवेश की बात कर रहा था बैंकिंग सेक्टर में, तो उसमें भी बताया था कि किसी एक व्यक्ति को 10% से ज्यादा का शेयर नहीं जा सकता है,
तो आप 10% तक शेयर खरीद सकते हो। ठीक है, साथ ही साथ आपने, चलो ठीक है, आपको लाइसेंस मिल गया है, आपने बैंक खोल लिए है, लेकिन उससे भी पहले आपको एक दूसरी शर्त का पालन करना जरूरी हो जाएगा कि आपको अपने बैंकों को, जो कि 1/4 ब्रांचेस रूरल एरिया में होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि यही वित्तीय समावेशन की प्रक्रिया, बैंकिंग सेक्टर से आप जुड़ गए हो, तो अब आपकी भी लायबिलिटी, आपका भी कर्तव्य हो गया है वित्तीय समावेशन की प्रक्रिया को आगे बढ़ाना, जो कि वित्तीय समावेशन को डिटेल से पढ़ेंगे, पूरा 1 घंटे का लेक्चर है। ये वित्तीय समावेशन क्या है, बस थोड़ा सा अगर जानना चाहते हो तो सभी को वित्त व्यवस्था से, बैंकिंग व्यवस्था से जोड़ना ही वित्तीय समावेशन की प्रक्रिया है। ठीक है, अब वही व्यक्ति 5 सालों के अंदर जो संस्थापक है, ध्यान रखिएगा, उसको 1/4 ग्रामीण क्षेत्र में खोलना होगा। अब वही व्यक्ति जो संस्थापक है, उसको 5 साल के अंदर क्या करना पड़ेगा, अपनी जो हिस्सेदारी है उसको घटा करके 40% तक ला सकता है। लेकिन अब वही निवेशक क्या है, अगर जब आप देखोगे किसी भी एक निवेशक को, वो अपनी हिस्सेदारी बेचेगा, तो क्या होगा कि उसे जब हिस्सेदारी बेचेगा, तो उसकी हिस्सेदारी किसी एक निवेशक को 10% से ज्यादा की नहीं जा सकती है। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि भैया मोनोपोली ना हो जाए, क्या हो जाए, एकाधिकार ना स्थापित कर ले कि अपने अकॉर्डिंगली बैंक को मैनेजमेंट और सारी चीजें चलाने लगे। तो इस वजह से इसमें ये रिस्ट्रिक्शंस लगाए गए हैं कि भैया नहीं, आपको 10% से ज्यादा किसी भी प्रकार से इसके शेयर नहीं जाएंगे। ठीक है, अब 5 वर्षों के बाद जो वही बैंक है, आपको एक चीज और बता दूं कि 5 वर्षों तक तो पहले भारत, ये जो निजी बैंक है तो भारतीय होना चाहिए, और इस पे विदेशी निवेश मात्र 49% तक ही हो सकता है, इससे ज्यादा का नहीं होगा। विदेशी निवेश 49% से ज्यादा का नहीं होगा। ये सारी चीजें ऑन टैप बैंकिंग लाइसेंसिंग है। क्या है? ये सारी चीजें ऑन टैप बैंकिंग लाइसेंस है। तो यहां तक उम्मीद करता हूं कि किसी भी स्टूडेंट को कोई डाउट नहीं होगा। ठीक है, चलिए अब हम चलते हैं आज का जो हमारा फ्रेश एकदम सब हेडिंग है। आवाज आ रही है ना? आवाज वगैरह आ रही है, सारा सब कुछ ठीक है। एनबीएफसी है ना, नॉन बैंकिंग फाइनेंसिंग कंपनी। राइटिंग का तो एकदम माशाल्लाह हो गया है ना। एनबीएफसी, अभी आइडिया, बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं है ना इस पे पेन टैब में लिखने का, तो ऐसा हो जाता है। अब जैसे कि मार्कर में लिखने का एक्सपीरियंस होता है, तो वहां कुछ भी लिख दो तो सब समझ आता है बच्चों को, है ना। तो गैर बैंकिंग वित्तीय संस्थान इसको बोलते हैं। गैर बैंकिंग, नाम से ही पता चलता है कि इसका क्या काम होगा। गैर बैंकिंग, अच्छा, स्पेलिंग का भी ना, हम्म, वित्तीय, गैर बैंकिंग वित्तीय संस्थान या फिर कंपनी, कंपनी है। ठीक है, चलो यहाँ देख नहीं रहा होगा, ये कंपनी ही है, यहाँ पे लिख देता हूँ, वहां पे देख नहीं रहा होगा, है ना। तो गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी, देखो अब ये क्या होता है, एनबीएफसी क्या होता है। एनबीएफसी भी एक क्या है, वित्तीय संस्थान की ही तरह है, ये एक वित्तीय संस्थान है। एनबीएफसी भी एक वित्तीय संस्थान है, ये वित्तीय लेन देन से जुड़े होते हैं, लेकिन ये एक बैंक की तरह कार्य नहीं करते हैं। ध्यान रखिएगा, एनबीएफसी नॉन बैंकिंग फाइनेंसिंग कंपनी, गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी, ये भी एक प्रकार की वित्तीय संस्थान ही होंगे, वित्तीय संस्थान ही होते हैं, लेकिन ये बैंक पूरी तरीके से बैंक की तरह काम नहीं करते। ये क्या होते हैं, आप देखोगे कि ये सभी एनबीएफसी, ये जितने भी ये डायरेक्टली बैंकों की तरह वर्क नहीं करेंगे, और सभी एनबीएफसी आरबीआई के कंट्रोल में भी नहीं आएंगे। जैसे कि आप देखोगे कि बीमा कंपनी, और ये जो बीमा कंपनी हो गया, और जैसे म्यूचुअल फंड कंपनी हो गया, म्यूचुअल फंड कंपनी को कौन नियंत्रित करता है, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया नियंत्रित करती है। वहीं आप अगर दूसरी तरफ देखोगे तो जो जैसे कि बीमा कंपनी है, इसको आईआरडीए नियंत्रित करता है। कौन करता है? इसको आईआरडीए नियंत्रित करता है। तो आप एनबीएफसी के अंतर्गत, हम एनबीएफसी को 2 भागों में बांट के देख सकते हैं। क्या है? एनबीएफसी को हम 2 भागों में बांट के देख सकते हैं।
एक मिनट रुकिएगा। तो चलिए आगे हम थोड़ा सा, क्या है ना कि एक जरूरी कॉल आ रहा था अनअकैडमी से ही। हाँ, तो मैं क्या बोल रहा था, नॉन बैंकिंग फाइनेंसिंग कंपनी जो गैर बैंकिंग वित्तीय संस्थान है, अगर गैर बैंकिंग वित्तीय संस्थानों के बारे में एनबीएफसी, एक मिनट रुकिए चाहिएगा। एक मिनट। चलो हम स्टार्ट करते हैं, है ना। नॉन बैंकिंग फाइनेंसिंग कंपनी, एक्चुअल में जो रिचुअल्स वगैरह बनाते हैं, जो आपकी ये क्लास जो प्रीमियर होती है, उन्हीं का बार बार कॉल आ रहा था, हो सकता है कुछ इंपॉर्टेंट हो। ठीक है, सॉरी, एक मिनट आपका मैंने टाइम लिया। तो एनबीएफसी नॉन बैंकिंग फाइनेंसिंग कंपनी, यानी जो गैर वित्तीय संस्थान है, गैर बैंकिंग वित्तीय संस्थान है, इनके बारे में हमें बात करनी है। तो आप देखोगे एनबीएफसी ये वैसे वित्तीय संस्थान होते हैं जो वित्तीय लेन देन से तो जुड़े होंगे, लेकिन ये डायरेक्टली एक बैंक की तरह कार्य नहीं करेंगे, और सभी एनबीएफसी भी क्या है, आरबीआई के कंट्रोल में नहीं आएंगे। जैसे कि जितने भी बैंक है वो सभी को कंट्रोल आरबीआई आरबीआई ही कंट्रोल करता है ना। तो ये वैसे आप देखोगे कि जैसे एनबीएफसी है, सभी को आरबीआई कंट्रोल नहीं करेगा। ठीक है, एनबीएफसी सभी को कंट्रोल नहीं करेगा। और साथ में जैसे कि बीमा कंपनी, तो जैसे बीमा कंपनी को आईआरडीए कंट्रोल करता है, और म्यूचुअल फंड कंपनी तो इनको सेबी कंट्रोल करता है। अगर हम एनबीएफसी के बारे में बात करते हैं तो इनको दो हिस्सों में वर्गीकृत कर सकते हैं। इनको दो हिस्सों में इनको दो हिस्सों में वर्गीकृत कर सकते हैं, वर्गीकृत कर सकते हैं। दो हिस्सों में वर्गीकृत कर सकते हैं, मतलब क्या है, एक जो ऐसी जमा राशि, ठीक है ना, जो जमा राशि, वो सॉरी, एक ऐसी एनबीएफसी जो जमा राशि लेगी, ध्यान रखिएगा, जो जमा राशि, लिखते जाइए प्लीज, जो जमा राशि प्राप्त करेगी, और दूसरी, जो दूसरी एनबीएफसी है जो जमा राशि प्राप्त नहीं करेगी, जो जमा राशि जो जमा राशि प्राप्त नहीं करेगी, जो जमा राशि प्राप्त नहीं करेगी। तो देखो, जो जमा राशि प्राप्त करेगी और जो नहीं करेगी, इनके बारे में जरा थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। इनके बारे में बात करते हैं कि ऐसी कौन कौन सी एनबीएफसी है और ये क्या क्या काम करती है। ठीक है, ओके, यहाँ ध्यान से सुन लीजिए। देखिए, जो जमा राशि ना प्राप्त करने वाली एनबीएफसी के लिए कम से कम जो 100 करोड़, क्या है, 100 करोड़ का पूंजी निवेश होना चाहिए। ये किसके लिए, जो जमा राशि प्राप्त नहीं करेगी, 100 करोड़ का पूंजी निवेश होना चाहिए, पूंजी निवेश होना चाहिए। ठीक है, ये जमा ना प्राप्त करने वाली है, ध्यान रखिएगा, जमा ना प्राप्त करने वाली, यानी ये जमा नहीं लेगी, प्राप्त करने वाली, ठीक है।
अगली एनबीएफसी है, जो ऐसी एनबीएफसी जो जमा राशि प्राप्त करेगी उसके लिए पूंजी निवेश 200 करोड़ होना चाहिए। जो जमा राशि प्राप्त करेगी, जमा राशि प्राप्त करेगी 200 करोड़ पूंजी निवेश होना चाहिए। पूंजी निवेश कितना, इतने करोड़ का होना चाहिए, 200 करोड़ का होना चाहिए, 200 करोड़ का होना चाहिए। ठीक है ना। जैसे कि आप इसके माध्यम से थोड़ा सा देख लो, इसे हम क्या कर लेते हैं, हाईलाइट भी कर लेते हैं ताकि ये आपके दिमाग में ये इंपॉर्टेंट है ना। मैंने कहा कि वैसी जो जमा ना प्राप्त करेगी, ध्यान रखिएगा एनबीएफसी को हमने दो भागों में बांट लिया, ठीक है। एक वैसी एनबीएफसी होगी जो कोई जमा राशि प्राप्त नहीं करेगी, उसका खुद का पैसा होगा, उसी में वो कारोबार करेगी, वो खुद के पैसे में कारोबार करेगी, ध्यान रखिएगा, जो भी लेन देन करेगी। दूसरी एनबीएफसी जो जमा राशि प्राप्त करेगी, क्या है, जो जमा राशि प्राप्त करेगी, और आप इसके अंतर्गत जो जमा राशि प्राप्त करेगी तो देखोगे कि इसको 200 करोड़ का क्या चाहिए, पूंजी निवेश चाहिए, और दूसरी को कितना पूंजी निवेश चाहिए, इसको 100 करोड़ का पूंजी निवेश चाहिए। ठीक है, इसको 100 करोड़ का पूंजी निवेश चाहिए, 100 करोड़ का पूंजी निवेश चाहिए, और इसको 200 करोड़ का क्या चाहिए, पूंजी निवेश चाहिए, ध्यान रखिएगा। अगली टर्म्स एंड कंडीशन पे हम आगे बढ़ते हैं। अच्छा, मार्कर सही से ले लिया जाए। चलिए अगली पे आगे बढ़ते हैं। तो आप देखोगे कि जो एनबीएफसी जमा राशि प्राप्त नहीं कर सकती है, वह अपनी धनराशि का प्रयोग करेगी। जैसे कि जो जो 100 इसे 100 करोड़ की पूंजी निवेश चाहिए ना, तो इसको ये खुद की पैसा यूज करेगा, क्योंकि ये जमा राशि ले नहीं रहा है। तो ये जो 100 करोड़ है, ये खुद का पैसा लेन देन में यूज करेगी, और ये तो ऑलरेडी पैसा ले ही रही है, ठीक है ना। तो ये जो लोगों को ऋण प्रदान करने के उद्देश्य से ये वैसे पैसे को यूज करेगी। देखो, जो एनबीएफसी जमा राशि प्राप्त कर सकती है वो मांग देता है, यानी डिमांड लायबिलिटीज, और क्रेडिट जो करंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट क्या है, चालू खाता, बचत खाता के रूप में जमा राशि प्राप्त नहीं करेगी। अब ये किस रूप में प्राप्त करेगी, जैसे कि ये मैंने इसके अंतर्गत बताया, ये तो क्या है, डिमांड लायबिलिटीज ले सकती है, ये जमा राशियां ले सकती है, ठीक है। इसका जो पूंजी निवेश 200 करोड़ का होगा, लेकिन ये जब जमा राशि प्राप्त करेगी तो ये दो फॉर्म में नहीं हो सकता। इस फॉर्म में नहीं हो सकता, ये करंट अकाउंट के फॉर्म में, दोनों को बताऊंगा, ठीक है। ये करंट अकाउंट के फॉर्म में नहीं हो सकता, यानी ये चालू खाते के फॉर्म में, और ना ही बचत खाते के फॉर्म में, बचत खाते के फॉर्म में होगा। मतलब सेविंग अकाउंट के फॉर्म में नहीं होगा, ना ही करंट अकाउंट के फॉर्म में होगा, ना ही ये करंट अकाउंट के फॉर्म में होगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है। ना ही करंट अकाउंट के फॉर्म में होगा। तो अब ये किस चीज में लेगा, अब ऑब्वियस है, ना ये करंट अकाउंट के फॉर्म में होगा, ना ही ये बचत खाते के रूप में होगा जो ये जमा राशि लेगी। तो इससे एक चीज का तो पता चल गया, ना ही ये डेबिट कार्ड जारी करेगी, और ना ही ये क्या करेगी, चेकबुक जारी करेगी, ध्यान रखिएगा। ना ही ये डेबिट कार्ड जारी करेगी, और ना ही ये क्या है, चेकबुक जारी करेगी, चेकबुक जारी करेगी। ये दोनों चीजें जारी नहीं करेगी। लेकिन ये जमा राशि लेगी तो किस फॉर्म में लेगी, अब ये फिक्स्ड टाइम के रूप में लेगी। जमा राशि प्राप्त करेगी, ये एफडी करवाएगी, क्या करवाएगी, एफडी करवाएगी, फिक्स्ड टाइम के रूप में लेगी, ध्यान रखिएगा, फिक्स्ड टाइम के रूप में लेगी। इसके अंतर्गत देखोगे, जब ये धनराशि प्राप्त करेगी तो उसकी जो परिपक्वता की अवधि है, जो उसका मेच्योरिटी टाइम है, वो मिनिमम 12 माह से मैक्स 60 मंथ तक का, यानी मंथ तक का होना चाहिए। जो एफडी लेगी ये इतने से कम और इतने से ज्यादा का नहीं होना चाहिए। और ये उस पे इंटरेस्ट कितना ले सकती है, इसके लिए भी प्रावधान है कि भैया ये 3.5 यानी 3.5 ये मैक्सिमम यानी कम से कम, और 12.5 ये ज्यादा से ज्यादा
इतना इंटरेस्ट चार्ज कर सकती है, इससे ज्यादा इंटरेस्ट चार्ज नहीं करेगी, इससे ज्यादा इंटरेस्ट चार्ज नहीं करेगी। तो एनबीएफसी को बताया जो भैया नॉन बैंकिंग फाइनेंसिंग कंपनी है, ये एनबीएफसी देखो ये पूरी तरीके से बैंक की तरह काम नहीं करती है, लेकिन ये वित्तीय व्यवस्थाओं से जुड़ी हुई होती है। और इसको दो भागों में बांट के देख सकते हो। पहला तो वो कि जो जमा राशि नहीं प्राप्त करेगी, तो मतलब उसके पास रुपया कहां से आएगा, उसके पास जब पूंजी निवेश के दौरान रुपया यूज किया जाएगा, उसी पैसे से वो अपना कारोबार लेन देन करेगी। दूसरी एनबीएफसी ऐसी है जो जमा राशि प्राप्त करेगी, तो उसको अपना जो प्रोडक्ट कैपिटल होगा 200 करोड़ का पूंजी क्या करना होगा, उसको होना चाहिए उसके पास। और वह ना ही करंट अकाउंट खोलेगी और ना ही इसमें आपको बचत खाता खोलेगी। करंट अकाउंट और बचत खाता, देखो सेविंग अकाउंट और करंट अकाउंट में क्या डिफरेंस होता है। सेविंग अकाउंट में आपको क्या मिलता है, आपको याद होगा सेविंग अकाउंट में आपको इंटरेस्ट मिलता है, और जो करंट अकाउंट में आपको इंटरेस्ट नहीं मिलता है। ठीक है, करंट अकाउंट किसी पर्सनल निजी व्यक्ति के नाम नहीं बल्कि वो संस्था के नाम होता है, और करंट अकाउंट ये संस्था सॉरी किसी निजी व्यक्ति के नाम होता है। तो ये करंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट में डिफरेंस होता है। करंट अकाउंट में पैसा जो आपका होगा वो ब्याज नहीं मिलता है, और वो पैसा मोटा अकाउंट होता है। करंट अकाउंट में जैसे संस्था वंस्था जो भी चलती है तो उसी के नाम पे होता है, वो मोटा पैसा होता है। तो जो मांग होती है, तो ये मांग इसकी अगर हम बात करते हैं तो ये तुरंत मांग को अगर मान लो कि आपका मोटा पैसा जमा है, तो आप गए तो सेविंग अकाउंट भी पैसा दे देंगे अगर आपका पैसा जमा होगा, लेकिन वेट करवा सकते हैं। इसमें आपको ऑन द स्पॉट बैंक पैसा देगा, क्योंकि देखो इस एक तरीके से जब आपको इंटरेस्ट नहीं दे रहा है, तो ये उसी के लिए भी तो सर्विस दे रहा है ना भाई, कि आप कभी भी जाओ और जाके पैसा अपनी संस्था के जो भी आपके संस्था के नाम पे पैसा करंट अकाउंट के रूप में जमा है, तो उसकी एक तरीके से ये कह सकते हो कि लिक्विडिटी ज्यादा हो जाती है। ठीक है ना। तो यहां तक आपने देखा कि इसमें ये सारी चीजें हैं। अब देखो ये पैसा किस फॉर्म में लेगी, एफडी करवाएगी लोगों से, तो उसका मैच्योरिटी पीरियड एक टाइम ड्यूरेशन होगा कि मिनिमम 12 मंथ यानी मिनिमम 12 मंथ और मैक्सिमम 60 मंथ। ठीक है, मिनिमम 12 मंथ और मैक्सिमम 60 मंथ उसका टाइम पीरियड होगा, टाइम ड्यूरेशन होगा। ठीक है ना, यहां तक आपने चीजों को देखा। अब आगे देखिएगा कि देखिए इसमें भी ये जो कंपनी ये एनबीएफसी है, ये भी एक रेटेड और नॉन रेटेड है। ऐसे एनबीएफसी जिनकी मान लो रेटेड है, जिनकी रेटिंग है, ठीक है, तो वह डिमांड डिपॉजिट का 4 टाइम क्या है जमा राशि ले पाएगी। अपनी जो डिमांड डिपॉजिट है उससे उसमें 4 टाइम जमा राशि ले पाएगी। ठीक है ना, जो जमा राशि उसको मतलब उसका जो निवेश है। और वैसी जो रेटेड नहीं है, जिसकी कोई रेटिंग नहीं है, वो निवेश का मात्र 1.5% सॉरी टाइम ही ले सकेगी। इसे उदाहरण से समझिएगा मैं इसमें क्या कहना चाह रहा हूं। देखो इसमें एनबीएफसी को जो जमा प्राप्त करती है एनबीएफसी, तो दो प्रकार की यहां भी हो जाएंगी। एक जो रेटेड होगी, रेटेड का मतलब उसकी बढ़िया साख होगी, किसी जो रेटिंग क्रेडिट रेटिंग कंपनी हो उसके द्वारा इसको रेट किया जाएगा। अगर ये रेटिंग इसकी हुई होगी तय, जो इसकी साख है वो अगर तय हुई होगी, तो इसको उसके निवेश का ओवर टाइम कितना 4 गुना, ध्यान रखिएगा 4 गुना तक जमा राशि ले सकेगी, जमा राशि ले सकेगी। अन्यथा अगर जो जिसकी साख नहीं निर्धारित की गई होगी, जो रेटेड नहीं होगी, उस वो मात्र 1.5 टाइम गुना ही क्या है जमा राशि प्राप्त कर सकेगी, जमा राशि प्राप्त कर सकेगी। देखो इसमें बहुत डिटेल में एनबीएफसी भी 12 प्रकार की होती हैं इसमें, लेकिन इतना डीप से क्वेश्चन तो नहीं पूछा जाएगा, तो इसमें आपको इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। मैं मेंस की भी बात कर रहा हूँ, पीटी की भी बात कर रहा हूँ, ध्यान रखिएगा। तो इसमें कई बहुत प्रकार होते हैं एनबीएफसी में, लेकिन इतना डीप में क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, तो आपको इतना डिटेल से जानने की जरूरत नहीं है। ध्यान रखिएगा जो एनबीएफसी है इनको शैडो बैंक भी कहा जाता है, तो आप नोट डाल के लिख लीजिएगा, नोट डाल के इनको छाया बैंक भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, छाया बैंक भी कहा जाता है इन एनबीएफसी को, छाया बैंक यानी शैडो बैंक भी कहा जाता है। ठीक है, शैडो बैंक एनबीएफसी को। ठीक है, आप थोड़ा सा इस पे भी मेंशन है, जरा इसके बारे में देख लो, है ना।
मैंने देखो वही सारा सब कुछ आपको बताया है। देखो एक बार क्या होता है कि मैं वहां जो समझाने की कोशिश करता हूँ बहुत सारी चीजें, और ये सारी चीजें आपको स्लाइड में मेंशन होती हैं, ठीक है। तो वहां से आप समझ लेते हैं तो आपको फिर कोई चीज प्रॉब्लम नहीं होती है। तो इससे आप नोट्स भी अपने आप अपनी नोट्स को क्या कर सकते हो, बना सकते हो, ठीक है। तो मैंने बताया कि देखो जो एनबीएफसी है ये दो प्रकार की एनबीएफसी है। जैसे कि एक एनबीएफसी जो जमा राशि नहीं प्राप्त करेगी, तो वो उसका जो निवेश होगा वो 100 करोड़ का होगा, देख रहे हो। और वैसी एनबीएफसी जो जमा राशि प्राप्त करेगी, उसका जो निवेश 200 करोड़ का होगा, ठीक है। आप देखोगे कि इसके अंतर्गत वैसी एनबीएफसी जो ये जो जमा राशि प्राप्त करेगी, तो ये दो माध्यमों पे जमा राशि नहीं प्राप्त कर सकती है, करंट अकाउंट के रूप में, और इसको करंट अकाउंट इसको चालू खाता कहते हैं, और सेविंग अकाउंट बचत खाते के रूप में नहीं कर सकती है। तो किसमें करेगी, ये एफडी यानी फिक्स्ड अमाउंट फिक्स्ड टाइम के रूप में कर सकती है, ओके। तो ये एनबीएफसी है। साथ में देखो ऑब्वियस है कि जब क्रेडिट सॉरी डेबिट वो करंट अकाउंट और उसके साथ साथ सेविंग अकाउंट नहीं ले रही है, तो डेबिट कार्ड जारी करने का कोई उसका ताल्लुक ही नहीं है। तो इसी वजह से वो ना डेबिट कार्ड, ये पूछा जा सकता है पीटी में, तो डेबिट कार्ड और ना ही चेक बुक, ये दोनों नहीं जारी करेगी, ठीक है। वो एनबीएफसी जो पहली बात जो जमा ले ही नहीं रही है, तो उसकी तो बात ही छोड़ दो, जो जमा ले रही है मैं उसकी बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो ना ये डेबिट कार्ड जारी करेगी और ना ही ये चेक बुक जारी करेगी, ठीक है। इसके अंतर्गत जो सावधि के रूप के यानी फिक्स डिपॉजिट के रूप में पैसा लेगी, तो इसका जो मिनिमम टाइम पीरियड 12 माह होगा कम से कम, और मैक्स कितना 60 मंथ होगा, मतलब मैक्स हो सकता है, इससे ज्यादा नहीं हो सकता। और उसकी जो इंटरेस्ट लेगा वो 3.5% से लगा करके 12% तक इंटरेस्ट होगा, कितना 12% तक इंटरेस्ट होगा, ठीक है। तो आप ये सोच सकते हो कि ये जो देखो ये यदि एनबीएफसी की जो साख तय हो, तो एनबीएफसी एक अपने किए गए निवेश पे क्या होगी, 4 टाइम यानी 4 टाइम पैसा ले लेगी, कितने 4 टाइम पैसा ले लेगी। लेकिन अगर मान लो कि इसका जो निवेश वो सॉरी रेटिंग नहीं की गई हो, तो उसको मात्र अपने निवेश का 1.5 टाइम ही मिल सकता है पैसा। तो इसका मतलब इतना ही मार्केट से उठा सकती है। तो ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। मैंने जैसे बताया एनबीएफसी को शैडो बैंक भी कहा जाता है, ठीक है, छाया बैंक कहा जाता है। ये देखो कितना आसान और कितना एकदम बहुत सिंपल है। तो ध्यान रखिएगा, ये बहुत अगेन इंपॉर्टेंट हो जाता है। यहाँ से पीटी मेंस में क्वेश्चन आते हैं। आपको इंडियन इकोनॉमी में मैं अगेन बोल रहा हूं कि कभी भी कोई नोट्स की जरूरत नहीं है, ठीक है। मैं कोई बुक रिकमेंड नहीं करूंगा, ना ही पीटी के लिए ना ही मेंस के लिए। मुझे अच्छी तरीके से विदित है, मुझे अच्छी तरीके से ख्याल है कि भाई पीटी में इसमें हर साल करीब 15 क्वेश्चन एवरेज आते हैं। फिर भी मैं कोई बुक रिकमेंड नहीं कर रहा हूं, क्योंकि बोर होके आपका मन इकोनॉमी से एक तरीके से उठ जाएगा। तो इससे बोलूंगा कि भाई मेरा लेक्चर आपको मुद्दे सफिशिएंट है, बशर्ते अगर एक बार नहीं आता समझ में तो उसको दोबारा सुन लो और नोट्स बना लो, ठीक है। इससे आपको कोई क्वेश्चन नहीं छूटेगा। अगर आपको 15 क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो 10 क्वेश्चन 100% स्ट्राइक करोगे आप, 10 क्वेश्चन को डायरेक्टली स्ट्राइक करोगे। और बाकी का जो इसमें देखो करंट बेस दोनों होता है, करंट और उससे संबंधित, तो ये आप 10 क्वेश्चन तो 100% स्ट्राइक कर जाओगे। अगर नोट्स को 4 से 5 बार 6 बार पढ़ लिया, तो पक्का से आप सारा सब कुछ कर जाओगे इंडियन इकोनॉमी। सेम वैसी मेंस में मोर देन 100 मार्क्स का ये मतलब आता है इकोनॉमी। तो आपको पीटी और मेंस के लिए कुछ नहीं, बस हाँ करंट की चीजें खुद अपडेट करना होगा जैसे ही क्लास ओवर हो जाएगी, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा। तो आपने यहां तक देखा एनबीएफसी को। अब देखिए वित्तीय समावेशन क्या है। उम्मीद करता हूं किसी भी स्टूडेंट को यहां तक कोई डाउट नहीं होगा। अब देख लो जरा वित्तीय समावेशन, ठीक है ना। इसको फाइनेंशियल इंक्लूजन कहते हैं, फिजिकल इंक्लूजन लिख दिया है बच्चे ने जो। चलो इसे काट देते हैं, ये फिजिकल इंक्लूजन नहीं होता है, ठीक है, फाइनेंशियल वित्तीय, ठीक है। फाइनेंशियल लिख सकते हो, फाइनेंशियल फाइनेंशियल इंक्लूजन, ठीक है। जरा वित्तीय समावेशन के अंतर्गत देखो कि भाई ये वित्तीय समावेशन क्या है, ये प्रक्रिया, ये सिस्टम क्या होता है वित्तीय समावेशन को, जरा देखो। फाइनेंशियल इंक्लूजन, वित्तीय समावेशन, वित्तीय समावेशन,
देखो वित्तीय समावेशन ये, आप अगर बहुत छोटी परिभाषा या फिर 10 वर्डों में कहो तो सभी लोगों को वित्तीय व्यवस्था के अंतर्गत जोड़ना ही वित्तीय समावेशन है। ठीक है, यही इसका उद्देश्य है। लेकिन देखो जनता को वित्तीय व्यवस्था के साथ क्या करना, जोड़ने की प्रक्रिया ही क्या है, वित्तीय समावेशन है। आप देखोगे किसी भी समाज में विकास को सुनिश्चित करने के लिए वित्तीय व्यवस्था बहुत इंपॉर्टेंट भूमिका अदा करेगी, बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इसका सशक्त होना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। अगर ये सिस्टम सशक्त नहीं हो पाया, यानी बैंकिंग सिस्टम या उससे संबंधित जो क्षेत्र है, क्योंकि अगर आप लोगों से नहीं जुड़ पा रहे हो वित्तीय तौर से, तो उसका नहीं, देखो सबसे जो इंपॉर्टेंट हो जाता है, मुझे पता है कि आपको सामाजिक सशक्तिकरण के साथ साथ आपका वित्तीय आर्थिक सशक्तिकरण होना जरूरी है। आर्थिक विकास जब मैं समझा रहा था तो मैंने आर्थिक विकास यानी इकोनॉमिक डेवलपमेंट के दौरान बताया था कि किसी भी व्यक्ति का आर्थिक विकास तभी संभव है जब उसका आर्थिक विकास, आर्थिक न्याय मिल गया हो, सामाजिक न्याय मिल गया हो, राजनीतिक पार्टिसिपेशन अर्थात राजनीतिक और सांस्कृतिक न्याय मिल गया हो। अगर इन सभी क्षेत्रों में उसका, उस व्यक्ति का पार्टिसिपेशन होता है तो समझिए कि आर्थिक विकास हो गया है। तो हमें वित्तीय समावेशन, देखिए वित्तीय समावेशन के लिए तो वित्तीय ताना बाना है, हमारा वित्तीय इंफ्रा है, इसको क्या करना है, वित्तीय इंफ्रा को हमें सभी लोगों से जोड़ना है। ठीक है, तो इसको हमें सशक्त करना पड़ेगा। अगर हम किसी को वित्तीय तौर पे क्या कर रहे हैं, उसको जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं, वित्तीय तौर पे उसको सशक्त करने का प्रयास कर रहे हैं। तो वित्तीय समावेशन के कुछ उद्देश्य हैं, क्या क्या उद्देश्य हैं, जरा इनको देखिएगा। इनके कुछ मुख्य उद्देश्य हैं। क्या है, मुख्य उद्देश्य है, मुख्य उद्देश्य। अब देखो मुख्य उद्देश्य के अंतर्गत आप देखोगे कि लोगों को संस्थागत व्यवस्थाओं से जोड़ना। पहला इसका, जो लोग हैं ना, लोगों को संस्थागत व्यवस्था से जोड़ना, संस्थागत व्यवस्था से जोड़ना। संस्थागत व्यवस्था से जोड़ना, या फिर वित्तीय व्यवस्था, यहाँ पे आप लिख सकते हो वित्तीय व्यवस्था। देखो जब आप किसी को ना बैंक या ऐसे वित्तीय ढांचे से जोड़ दोगे ना, तो उस व्यक्ति के पास क्या है, जमा करने की टेंडेंसी पनपेगी। मान लो कि चलो कि मेरे पास अगर जो 10,000 का इनकम है और मेरे पास कोई अकाउंट नहीं है और मैं उसमें उसमें 1,000 रुपया सेविंग कर लेता हूँ, लेकिन मेरे पास कोई अकाउंट नहीं है, तो फाइनली वो भी एक्सपेंडिचर, वो भी खर्च हो जाएगा, वो भी एक्सपेंड हो जाएगा। तो अगर हमारे पास, मेरे पास अकाउंट हो तो मैं क्या करूंगा, उसमें जमा करूंगा। ध्यान रखिएगा, जब मैं पैसे को जमा करूंगा तो वह पैसा बैंकिंग व्यवस्था में जाएगा। और जब पैसा बैंकिंग व्यवस्था में, अब ऐसे तो अकेला मैं ही नहीं होऊंगा, बहुत सारे लोग होंगे। अगर सभी को वित्तीय ताने बाने से जोड़ दिया जाए, सभी को नो फ्रिल्स अकाउंट उपलब्ध करवा दिया जाए, तो बैंकिंग व्यवस्था से जुड़ने के बाद लोगों की जो टेंडेंसी है जमा करने की, ये सेविंग करने की, वो पनपेगी। जब आप देखोगे बैंकिंग क्षेत्र में बैंकों में ज्यादा पैसा हो जाएगा तो तरलता बढ़ जाएगी। ध्यान होगा आपको, मैंने बताया था कि भैया जितना ज्यादा बैंकों के पास पैसा होगा उतनी ज्यादा तरलता बढ़ेगी, क्योंकि वो ज्यादा से ज्यादा पैसा मार्केट में, अर्थव्यवस्था में लैंड करेंगे। अब भैया ज्यादा से ज्यादा जब वो पैसा अर्थव्यवस्था में लैंड करेंगे तो आपको ख्याल होगा, आप सॉरी, आपको ध्यान होगा कि मैं आपको बताया था कि आर्थिक समृद्धि, देखो अब लोग मांग को जन्म देंगे, लोगों को सस्ती दर पे पैसा उपलब्ध होगा तो लोग मांग को जन्म देंगे। लोग मांग को जन्म देंगे तो क्या होगी, सप्लाई साइड अलर्ट जाएगा और सप्लाई भी बढ़ जाएगी। तो हमारा जो प्रोडक्शन है, अर्थात आप कहोगे कि जो आर्थिक समृद्धि है वो क्या हो जाएगी, आर्थिक समृद्धि बढ़ेगी और उपभोग भी क्या होगा, सुनिश्चित होगा। तो आप कह सकते हो कि किसी भी व्यक्ति को अगर लोगों को संस्थागत व्यवस्था से जोड़ते हो तो संस्थागत व्यवस्था से जोड़ने के पश्चात ये सारी चीजें क्या होती हैं, जैसे कि उसके जमा करने की टेंडेंसी पनपेगी और उसके साथ साथ देखोगे जमा करने की टेंडेंसी के बाद वह व्यक्ति क्या होगा कि बैंकिंग व्यवस्था से जुड़ेगा और अपने उपभोग को बेहतर कर सकेगा। साथ ही साथ देखोगे कि इसमें
अगर वित्तीय समावेशन के अंतर्गत किसी भी प्रकार के लाभ और परिधान जैसी जो सामाजिक सुरक्षा है, तो उस सामाजिक सुरक्षा को उस तक डायरेक्टली पहुंचाया जा सकेगा वित्तीय व्यवस्थाओं के माध्यम से। जैसे एक उदाहरण हम सब्सिडी का ही ले लें, आपको याद होगा कि देखो पहले क्या होता था, जो जैसे कि हम सिलेंडर लेके आते थे, गैस सिलेंडर, तो हमें सब्सिडी अकाउंट में नहीं आता था। उसके बहुत सारे ब्रीच थे, बहुत सारे बैक्सेस थे, बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता था। कभी मिलता था, कभी नहीं मिलता था, कभी बीच का बिचौलिया खा जाता था, बहुत सारी समस्याएं थी। लेकिन सभी व्यक्ति को अगर वित्तीय व्यवस्था से जोड़ दिया जाए, तो जितना भी सब्सिडी या उससे संबंधित जो उसकी मान लो सामाजिक सुरक्षा से संबंधित जो भी पैसा आएगा सरकार की तरफ से, डायरेक्टली उसके खाते में हस्तांतरित होगा। ठीक है, तो आप ये कह सकते हो कि वह व्यक्ति पर्सनली भी क्या होगा, उसका भी एम्पावरमेंट होगा। ठीक है, तो उसको डायरेक्टली हम प्रत्यक्षतः उसको लाभ पहुंचा सकेंगे, और जो परिधान या सब्सिडी या उससे संबंधित चीजें हैं, तो उस व्यक्ति को से हम जुड़ के डायरेक्टली उसको लाभ पहुंचा सकेंगे। साथ ही साथ वित्तीय समावेशन के अंतर्गत मान लो कि कोई भी व्यक्ति तो वित्तीय व्यवस्थाओं से जुड़ने के लिए वो पूरी तरीके से नई चीजों को समझ पा रहा है, तो ये काम है बैंकिंग व्यवस्था का कि वो क्या करेगा, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली उसको गाइड करेगा, उसको परामर्श उपलब्ध करवाएगा, उसको गाइडलाइन जारी करेगा या गाइड करेगा। वो किसी भी माध्यम से कर सकता है, इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से कर सकता है, फिजिकली अपने वॉलंटियर्स को भिजवा के कर सकता है। जैसे कि आज अगर हम वित्तीय समावेशन के अंतर्गत देखेंगे, तो जैसे बैंक साथी की संकल्पना, बैंक साथी जो है, बैंक साथी की संकल्पना क्या है, एक तरीके से वित्तीय समावेशन का उदाहरण है। बैंक साथी क्या करता है, आपके घर में आके आपका पैसा निकाल देता है जरूरत पड़ने पर, और साथ ही साथ ये व्यक्ति क्या आपको जो वित्तीय सलाह भी प्रदान करता है, तो वित्तीय परामर्श भी देता है। ये सारी चीजें क्या है, ये आप ऐसा कर सकते हो। देखो अगर हम बात करते हैं, तो सबसे पहले वित्तीय समावेशन के अंतर्गत तमिलनाडु का मंगलम गांव ये देश का पहला गांव है, जो हर एक व्यक्ति को क्या होता है कि प्रत्येक व्यक्ति को कम से कम एक खाता अकाउंट उपलब्ध करवा दिया जाता है। वहीं देश का एक दूसरा राज्य केरला साउथ इंडिया में ही पड़ता है। आप देखोगे इसमें हर एक परिवार के इस राज्य में जितना भी लोग हैं, उस लोगों में हर एक परिवार में एक अकाउंट दे दिया गया है। ठीक है, एक खाता उपलब्ध करवा दिया गया है। तो आप ये कह सकते हो कि यह वित्तीय समावेशन की ही प्रक्रिया का एक उदाहरण है। देखो वित्तीय समावेशन हम स्टार्टिंग से, वित्तीय समावेशन की प्रक्रिया स्टार्टिंग से चल रही थी, सारा सब कुछ स्टार्टिंग से सारा सब चल रहा था। लेकिन हुआ क्या, इसको एच आर खान जो ये शब्द है, लेकिन ये देखो हम आजादी के दौरान ही हम इस मार्ग पे चल रहे थे, लेकिन इस शब्द को सबसे पहले जो वित्तीय समावेशन जो शब्द आता है, वो एच आर खान समिति ने क्या किया, इजाद किया। ये उसी वहीं से ये वित्तीय समावेशन फाइनेंशियल इंक्लूजन आता है, एच आर खान समिति ने ही इसका इजाद करता है। साथ ही साथ आप देखोगे कि आजादी के दौरान ये खूब प्रक्रिया स्टार्टिंग हो जाती है, धीरे धीरे हम चल रहे होते हैं क्योंकि हमारे पास रिसोर्सेज की भी कमी होती है। लेकिन इसमें जो वित्तीय समावेशन की प्रक्रिया में आप देखोगे कि 2008 के आसपास, क्योंकि उस समय इकोनॉमिक ग्रोथ भी बढ़िया होता है, तो 2008 के आसपास इसमें खूब ज्यादा गति देखी जाती है। और आप देखोगे कि जो इसमें जो श्रीरंग राजन समिति का गठन किया जाता है और उन्हें कुछ सुझाव देते हैं, तो वो क्या है जरा उनके बारे में, उनके जो ये समिति का गठन किया गया श्रीरंग राजन जी की, तो उनके कुछ सुझाव हैं, तो उनके बारे में जरा सुन लीजिएगा। देखो अगर हम बात करते हैं, तो आजादी के उपरांत जैसे आजाद होते हैं हम, तो बैंकों का नेशनलाइजेशन, जैसे कि 1969 की बात करें तो 14 बड़े बैंकों का नेशनलाइजेशन कर दिया जाता है। मैंने बताया था आपको लास्ट क्लास में कि भैया 14 बड़े बैंकों का नेशनलाइजेशन इस वजह से किया जाता है कि उस समय जो बैंकिंग व्यवस्था निजी हाथों में होती है और वहां पहुंच से कुछ वर्ग के ही लोगों का होता है। तो ऑब्वियस है, ये बहुत सिंपल और साधारण है कि उस समय जरूरत थी क्या करने की, उसका मतलब विस्तार करने की और उसका नेशनलाइजेशन करने की, ताकि जो लोगों का पैसा है उसमें किसी प्रकार की अनियमितताएं ना हो जाए।
इसी के साथ साथ आगे बढ़ते हुए 1969 में ही गाडगिल समिति के सुझाव आते हैं और गाडगिल साहब कहते हैं कि एक अग्रणी बैंक यानी लीड बैंक की अवधारणा को लेके आते हैं। ये लीड बैंक का कॉन्सेप्ट लेके आते हैं। तो जरा ये लीड बैंक का कॉन्सेप्ट क्या है, जरा इसको सुन लीजिएगा। देखो जो लीड बैंक है, लीड बैंक, देखो ये जो कॉन्सेप्ट है लीड बैंक, मान लो जो किसी भी जिले में जिसकी सबसे ज्यादा शाखाएं हैं, किसी भी जिले में, किसी भी जिले में जिस बैंक की सबसे ज्यादा शाखाएं होंगी, क्या होंगी, जिस बैंक की, जिस बैंक की सबसे ज्यादा शाखाएं होंगी, सबसे ज्यादा शाखाएं होंगी, सबसे ज्यादा शाखाएं होंगी, उस बैंक को, उस जिले को गोद लेना होगा। उस जिले को, वो जो बैंक है, वो जो बैंक है उस जिले को गोद ले लेगा, उस जिले को गोद ले लेगा और यही बैंक अग्रणी बैंक की भूमिका में आ जाएगा। इसी को अग्रणी बैंक कहा जाएगा। क्या है, इसी को अग्रणी बैंक कहा जाएगा। इसका भी उद्देश्य वित्तीय समावेशन की प्रक्रिया को क्या करना था, आगे बढ़ाना था। ठीक है, तो ये भी एक वित्तीय समावेशन, आप देखो वो गोद लेके, उसकी सबसे ज्यादा ब्रांचेस हैं, तो वो एक तरीके से डायरेक्ट करेगा अपनी ब्रांचेस को, और भी ब्रांच जो भी दूसरे यानी किसी प्रकार को अगर वित्तीय परामर्श की जरूरत पड़ती है तो ये वित्तीय समावेशन के अंतर्गत ये उसकी वित्तीय समावेशन की ही प्रक्रिया है। आपको मैंने जब आरआरबी बता रहा था तो भाई 2 अक्टूबर 1975 में आरआरबी का कॉन्सेप्ट आता है और 1975 में 4 राज्यों में 5 जगह इसकी स्थापना करी जाती है। तो भैया देखो मैंने क्या स्टार्टिंग में बताया कि अगर हम 10 शब्दों में कहें, 20 शब्दों में कहें वित्तीय समावेशन क्या है, तो सभी लोगों को वित्तीय संस्थानों से, वित्तीय व्यवस्था से जोड़ देना ही वित्तीय समावेशन है। सभी व्यक्तियों का वित्तीय तौर से एम्पावर हो जाना, सशक्त हो जाना वित्तीय समावेशन का उदाहरण है। तो इसी के आगे इस प्रक्रिया के चलते 1975 में 1975 2 अक्टूबर गांधी जी की जयंती के दिन 5 आरआरबी की, 4 राज्यों में 5 आरआरबी की स्थापना, 5 जिलों में आरआरबी की स्थापना करी जाती है। उत्तर प्रदेश में गोरखपुर, मुरादाबाद, गोरखपुर से योगी जी आते हैं, खूब रूबरू होंगे आप दोनों से, गोरखपुर और योगी जी से, और मुरादाबाद से भी यूपी में ही है। ठीक है, बाकी का हरियाणा में, हरियाणा और राजस्थान में जयपुर, हरियाणा में भिवानी और बंगाल में मालदा। तो इन जगह क्या होता है कि आरआरबी की स्थापना करी जाती है। इसी प्रक्रिया में आगे बढ़ते हुए ये अभी धारा समाप्त नहीं होती है। 1982 में, ध्यान रखिएगा, 1982 में शिवबरन समिति आती है और उसी टाइम नाबार्ड, मतलब शिवबरन समिति के सुझाव आते हैं। आप देखोगे कि 1982 ही है, तो 1982 में जो नाबार्ड, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट की क्या करी जाती है, इनकी स्थापना करी जाती है। देखो जो नाबार्ड है, ये शिवबरन समिति इनको रिकमेंड करती है, इसको नाबार्ड को, और जो नाबार्ड है ये रीफाइनेंस एजेंसी है। मतलब ये रीफाइनेंस एजेंसी का मतलब क्या है कि ये किसे किसे ऋण देगी, ये देखो डायरेक्टली लोगों को ऋण नहीं देगी, ये रीफाइनेंस या डेवलप बैंक की तरह है। आप देखोगे कि जो नाबार्ड की स्थापना करी जाती है तो ये, इसमें जब शेयर होता है तो आरबीआई और भारत सरकार का इसमें 50-50% का योगदान होता है। और इसकी स्थापना के दौरान जो पेड अप कैपिटल 100 करोड़ का रखा जाता है, जो कुल पूंजी निवेश होता है। लेकिन आरबीआई की, अब देखो वर्तमान में बात करें तो ये आरबीआई की इसमें हिस्सेदारी बिल्कुल शून्य हो गई है। अब आरबीआई इसके साथ क्या है, कंट्रोल करता है लेकिन डील नहीं करता है। तो नाबार्ड उन बैंकों को या वित्तीय संस्थानों को ऋण देगा जो कृषि या उससे संबंधित क्षेत्र या ग्रामीण क्षेत्र के डेवलपमेंट के लिए कार्य कर रहे होंगे। जैसे कृषि क्षेत्र है तो उसी के लिए, इसके नाम से भी पता चलता है ना। तो जो नाबार्ड है, जैसे कि आप कह लो कि नेशनल बैंक ऑफ एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, तो इससे आइडिया लग जाता है कि भैया ये, और ये मैंने बताया कि ये रीफाइनेंस एजेंसी, ये पुनर्वित्तीय संस्थान है। तो ऑब्वियस है कि अगर ये पुनर्वित्तीय संस्थान है तो ये डायरेक्टली तो पैसा नहीं देगा, ये वैसे बैंकों को या वित्तीय संस्थानों को पैसा देगा जो कृषि या उससे संबंधित या ग्रामीण अर्थव्यवस्था से संबंधित यानी एमएसएमई को ऋण देता होगा, उनको ऋण करेगा। ठीक है ना। तो आपने यहां तक देखा वित्तीय समावेशन की प्रक्रिया में
इसके बाद 1998 में एक आरबी गुप्ता समिति की क्या होती है, गठन किया जाता है और इनका सुझाव आता है आरबी गुप्ता साहब का। देखो इसी टाइम आप देखोगे कि केसीसी लेके आया जाता है किसानों के लिए, किसान क्रेडिट कार्ड। ठीक है, ये 1992 की ही बात है। ये किसानों के लिए कृषि केसीसी के अंतर्गत कृषि संबंधित क्षेत्र में ऋण दिया जाता है कृषि के बढ़ाने के उद्देश्य से। आप देखोगे कि इसमें आप देखो केसीसी के अंतर्गत इसको इसमें बहुत कम ब्याज लगता है आज भी केसीसी में, और बहुत लोग कोशिश करते हैं जो ग्रामीण परिदृश्य से आते हैं कि केसीसी बन जाए। बाद में इसको इस कार्ड को प्लास्टिक में भी कन्वर्ट कर दिया गया है केसीसी को, और ज्यादा इसको आसान कर दिया गया है। अब तो वहां अगर आपको केसीसी मान लो कि आपका 1 लाख का है तो आप कहीं भी वो जो कार्ड है, आप प्लास्टिक कार्ड लेके आप घूमते हो तो उसे कहीं भी जाके आप उसे निकाल सकते हो। ठीक है, तो और आसान हो गया है। देखो इसके साथ साथ इसमें और भी प्रक्रियाएं चलती रही, जैसे कि नो फ्रिल्स अकाउंट। आपको पता है कि नो फ्रिल्स अकाउंट में जीरो अमाउंट पे अकाउंट खुलता है। पहले ऐसा नहीं होता था, जनरल अकाउंट जीरो अमाउंट में नहीं, मिनिमम 500 लगते थे, है ना। 500 1000 वो तो ब्रांचेस पे डिपेंड करता है कि कितना ले लेता है। लेकिन जो नो फ्रिल्स अकाउंट की संकल्पना है, ये वित्तीय समावेशन के अंतर्गत उसी का उदाहरण माना जा सकता है। ये नो फ्रिल्स अकाउंट क्या है, मतलब बेसिस अकाउंट भी इसको कहते हैं, बेसिस अकाउंट, नो फ्रिल्स अकाउंट। इसमें आप देखोगे कि जब आप खाता खाता खुलवाते हो तो किसी भी टाइम आपको वहां कोई रुपया डालने की जरूरत नहीं होती है, आपको जीरो अकाउंट उपलब्ध करवा दिया जाता है। ठीक है, देखो जो ये नो फ्रिल्स अकाउंट होते हैं, इनकी भी लिमिटेशंस है। ऐसा नहीं है कि आप ये सामान्य जनरल अकाउंट की तरह काम नहीं करते हैं। ऑब्वियस है, नो फ्रिल्स अकाउंट उनको खुलवा उनके लिए होते हैं, या उनको प्रदान किए जाते हैं जो क्या है, समाज का गरीब तबका है, जो मतलब एक तरीके से अंडर अनप्रिविलेज्ड है, तो उनके लिए उपलब्ध करवाएंगे, उनको लिए उपलब्ध करवाया जाएगा। तो ये मान के चला जाता है कि बहुत बड़े पैसे का मतलब लेन-देन नहीं करते हैं। तो कोई भी व्यक्ति जैसे कि डिमोनेटाइजेशन के दौरान हुआ, आपको याद होगा कि इन खातों का खूब उपयोग किया गया, उपयोग तो नहीं कहोगे कि दुरुपयोग किया गया, है ना? तो वैसी इनमें एक लिमिटेशन डाली गई, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा कोई भी व्यक्ति इन अकाउंट का दुरुपयोग न कर सके। तो लिमिटेशन ये है कि इसमें से 10,000 से ज्यादा किसी भी दिन इसमें लेन-देन नहीं हो सकता है। नो फ्रिल्स अकाउंट में 10,000 से ज्यादा का लेन-देन नहीं होगा। साथ ही साथ किसी भी समय इस खाते में 50,000 से ज्यादा की धनराशि नहीं रखी जा सकती है। तो ये लिमिटेशन है कि चलो ऑब्वियस है, ये तार्किक भी है, वजह यही है कि भाई आप तो अगर गरीब हो, आप कहते हो कि आपको आपके पैसे ही नहीं है, तो आप को इतना पैसा कहाँ से आएगा, तो आप एक बार में 10,000 से ज्यादा का पैसा नहीं इसमें डाला जा सकता, सॉरी लेन देन नहीं किया जा सकता एक दिन में, और 50,000 से ज्यादा का इसमें एक बार में पैसा नहीं रखा जा सकता है। तो ये सारी चीजें वित्तीय समावेशन के अंतर्गत ये आई। इनका खूब दुरुपयोग हुआ कब, ये सॉरी डिमोनेटाइजेशन 2017-16 में हुआ था, है ना, जब मोदी जी ने बोला कि आज रात 12 बजे से 500,000 का नोट का लीगल टेंडर समाप्त होता है ना। तो उसी टाइम खूब दुरुपयोग होता है। देखो ग्रामीण क्षेत्रों की बात करें, रूरल एरियाज की, तो जो एसएचजी है, सेल्फ हेल्प ग्रुप है, जो सेल्फ हेल्प ग्रुप क्या होता है, ये देखो एक समाज की जो गांव ग्रामीण क्षेत्र में ये 10-15 महिलाओं की, सामान्यतः 10-15 महिलाओं का एक ग्रुप होता है। ठीक है, ये जो एसएचजी होता है, सेल्फ हेल्प ग्रुप, इस समाज की ग्रामीण क्षेत्र में 10-15 महिलाओं का एक प्रकार का एक कम्युनिटी ग्रुप होता है। ठीक है, तो एसएचजी भी जो एमएसएमई है, वित्तीय संस्थान है, इनको बढ़ावा दिया जाएगा तो वित्तीय समावेशन के अंतर्गत जो ग्रामीण अर्थव्यवस्था है डेवलप होगी। एमएसएमई 3 कैटेगरी में बांटा जाता है, वो कैटेगरी बांट के दिखा दूं क्या? देखो यहाँ लिखना चाहिए था, है ना। हालांकि एमएसएमई के बारे में भी बताऊंगा। माइक्रो, स्मॉल, मीडियम। माइक्रो 5 करोड़ तक राजस्व, माइक्रो, और माइक्रो के बाद स्मॉल, स्मॉल 5 करोड़ से 75 करोड़ तक राजस्व की बात हो रही है। मीडियम 250 करोड़ हो जाएगा।
मीडियम कितना 75 करोड़ से 250 करोड़ तक, ये इनका रेवेन्यू का, अगर इतना रेवेन्यू, इतना क्या है, राजस्व, राजस्व। तो आप ये इनको एमएसएमई यानी माइक्रो के अंतर्गत वही यूनिट्स होंगी जिनका रेवेन्यू एक साल में, एक वित्तीय वर्ष में 5 करोड़ तक जनरेट होता है। स्मॉल के अंतर्गत उसे रखा जाएगा जो 5 करोड़ से 75 करोड़ तक, और मीडियम को 75 से 250 करोड़ तक। ये राजस्व अगर एक फाइनेंशियल ईयर में जनरेट होता है तो इनको ऐसे कैटेगराइज किया जाता है। तो एमएसएमई ये भी क्या है, आप देखोगे एमएसएमई तो ये ऋण प्रदान करने के उद्देश्य से ये मुद्रा बैंक का कॉन्सेप्ट आता है। मुद्रा बैंक हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे, मुद्रा बैंक के बारे में, एमएसएमई के भी बारे में, ठीक है। जैसे कि वित्तीय परामर्श के लिए मैं आपको बता ही चुका हूं कि वित्तीय परामर्श के लिए कई तरीके से एक इलेक्ट्रॉनिक माध्यम भी जो बैंक है या फिर वित्तीय संस्थान है उसको अपनाते हैं। जैसे इलेक्ट्रॉनिक माध्यम का आपको बता दें कि आपको जब आप कॉल करते होंगे उनका टोल फ्री नंबर, ये वित्तीय परामर्श तो है, वो बोलते हैं कि फ्रॉड से सावधान रहें, है ना। लोग बोलते हैं जो वित्तीय फ्रॉड हो सकता है, तो यही सब परामर्श है, ये सारी चीजें। इसके साथ आप देखोगे घर घर बैंकिंग सुविधा एक तरीके से बैंक साथी के माध्यम से कर दी जाती है, ठीक है। तो आज का क्लास हम यही रखते हैं, इतना ही रखते हैं, बाकी का कल मिलते हैं, ठीक है ना। तो उम्मीद करता हूँ किसी भी प्रकार से यहाँ तक किसी भी प्रकार स्टूडेंट को कोई डाउट नहीं होगा। किसी वित्तीय समावेशन के अंतर्गत एक दो चीजें और हालांकि सुन लीजिए, जैसे कि मैंने बता ही दिया है, जो 1998 पे जो केसीसी की व्यवस्था आती है 2016 में उसको प्लास्टिक में कन्वर्ट कर दिया जाता है। जो प्लास्टिक कार्ड, मतलब अब कार्ड अगर आपका केसीसी 1 लाख का है तो आप एक तरीके से समझ लीजिए क्रेडिट कार्ड ही है, ठीक है ना। ये जो केसीसी में प्लास्टिक कार्ड में कन्वर्ट किया गया है, ठीक है। और केसीसी होल्डर को बीमा का लाभ भी मिलेगा, ठीक है। जो केसीसी होल्डर होगा उसको बीमा का लाभ मिलेगा दुर्घटना की अवस्था में, अगर किसी प्रकार से दुर्घटना हो जाती है। वहीं आप देखोगे कि वित्तीय समावेशन के अंतर्गत प्रधानमंत्री जनधन योजना, हम इसे आगे डिटेल से पढ़ेंगे। इसमें पीटी में तो अब क्वेश्चन नहीं आएगा, काफी पुराना हो गया है, लेकिन मेंस में कुछ पॉइंट हैं जो आपको इसमें बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, और लिखेंगे तो अच्छा मार्क्स जनरेट होगा, ठीक है। जैसे 28 अगस्त 2014 में प्रधानमंत्री जनधन योजना आती है, और फिर नचिकेत मोर कमेटी, जो नचिकेत मोर कमेटी के जो सुझाव है, पेमेंट बैंक उसी के माध्यम से स्टार्ट किया जाएगा, स्मॉल फाइनेंस बैंक उसी के सुझावों के आधार पर नचिकेत मोर कमेटी। तो नचिकेत मोर कमेटी और इनके जो सुझाव ये डिटेल से देखेंगे। पेमेंट बैंक, स्मॉल फाइनेंस बैंक, इस्लामिक बैंक के साथ साथ केसीसी, बीमा कंपनियां, सभी को हम यहाँ तो सिर्फ एक रेफरेंस है, और इसके बाद हम डिटेल से सभी को पढ़ेंगे, ठीक है। उसके अंतर्गत आप देखोगे जो केसीसी होल्डर, जैसे बीमा का लाभ तो मैंने बताया, इनको बीमा का लाभ केसीसी होल्डर को प्राप्त होगा अगर सॉरी किसी दुर्घटना अवस्था में, अगर मान लो दुर्घटना किसी की मृत्यु हो जाती है, ठीक है, जो किसी ये केसीसी होल्डर है, ठीक है, और मृत्यु हो जाती है, और तो उस मृत्यु की दशा में उसको 50,000 तक का उसके आश्रितों को, जो उसका नॉमिनी होगा, आश्रित नॉमिनी इसी वजह से तो बैंकों में बनाया जाता है, तो उसकी नॉमिनी को 50,000 तक क्या मिलेगा, पैसा मिलेगा। अगर किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, यानी समझ लो कि मृत्यु हो जाती है, या फिर अगर उसका स्थायी पूर्ण विकलांगता हो जाए, स्थायी पूर्ण विकलांगता का मतलब कि दो अंग क्या हो जाए, दो अंग खराब हो जाए, जैसे कि दो आंख, ठीक है, या दोनों पांव, दोनों अगर दो अंग खराब हो जाते हैं तो भी उसको 50,000 तक क्या मिलेगा, उसको उसका जो आश्रित है इतना भुगतान किया जाएगा। साथ ही साथ अगर मान लो कि उसको मतलब एक अंग या फिर किसी प्रकार से एक आंख में अगर क्षति होती है, ठीक है, आंशिक विकलांगता, तो उसको 25,000 रुपया, कितना, के हजार का सिंबल होता है, ठीक है ना, तो 25,000 रुपया। अगर वही व्यक्ति ध्यान रखिएगा कि जैसे कि मैंने बताया आंशिक विकलांगता पे, या फिर एक आंख एक पांव या एक, तो इसमें 25,000 मिलेगा। और ये जो बीमा का जो उद्देश्य होगा, ये जो बीमा कंपनी, तो उन आश्रितों को एक प्रकार से एम्पावर करना होगा। साथ ही साथ इसका जो प्रीमियम है वो 15 रुपए की वार्षिक प्रीमियम, और ये प्रीमियम होता है, इसको कभी कभी देखिएगा इसका जो प्रीमियम है वो जो किसान के लिए बैंक ही अदा कर देगी, लेकिन जब प्रधानमंत्री जनधन योजना आएगा, और प्रधानमंत्री जनधन योजना के अंतर्गत आप बात करोगे तो उसमें इसकी अलग व्यवस्था करी गई है, उसमें से एक पेमेंट गेटवे कंपनी है, तो वो अदा करेगी, और इसके बारे में एचडीएफसी को भी प्रावधान किया गया है, तो उसके बारे में हम डिटेल से देखेंगे। आज हम यहीं तक रखते हैं, प्रधानमंत्री जनधन योजना कल बात करेंगे, ठीक है।
थैंक यू वेरी मच, फिर मिलते हैं।